14 फरवरी 1949। यह दिन संगठित अपराध के इतिहास में सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक के रूप में दर्ज हो गया। शिकागो की ठंडी सर्दियों की सड़कों पर 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसे सेंट वैलेंटाइन डे नरसंहार के नाम से जाना गया। यह दो शक्तिशाली अपराध सिंडिकेट्स के बीच चल रहे खूनी संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। एक ऐसा क्षण जिसने अल कैपोन की विरासत और निषेध प्रोहिबिशन के हिंसक युग को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। लेकिन उस दिन वास्तव में क्या हुआ था और इस निर्मम घटना ने दुनिया को कैसे हिलाकर रख दिया? सेंट वैलेंटाइन डे नरसंहार को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1920 के दशक के शिकागो की दुनिया में जाना होगा। यह शहर एक युद्ध भूमि था, जहां गैंगस्टर शराब की तस्करी, जुआ और वेश्यावृत्ति जैसे अवैध धंधों पर राज कर रहे थे। 1920 में 18वें संशोधन के पारित होने के बाद शराब पर प्रतिबंध लग गया, जिससे संगठित अपराध के फलने फूलने के लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया। उस समय के कई अपराध सरगनाओं में से एक नाम सबसे ऊपर था, अल स्कारफेस कैपोन। कैपोन सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वह एक व्यवसायी और संगठित अपराध का मास्टरमाइंड था। 1925 तक उसने अपने गुरु जॉनी टोरियो से शिकागो का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जो 1924 में एक हत्या के प्रयास के बाद रिटायर होकर ब्रुकलिन चला गया था। कैपोन के शासनकाल में शिकागो में हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, जहां 1924 में 16 गैंग हत्या से बढ़कर 1919 तक 64 हत्या वारदातें हो गईं। कैपोन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था आयरिश गैंगस्टर जॉर्ज बग्स मोरान। मोरान शिकागो के नॉर्थ साइड का नियंत्रण रखता था और शराब तस्करी के कारोबार में कैपोन के सीधा प्रतिद्वंद्वी था। उनके बीच वर्षों से टकराव चल रहा था, जिसमें कई बार हत्या के प्रयास किए गए थे। 1929 तक कैपोन ने मोरान को हमेशा के लिए खत्म करने का मन बना लिया। इसके बाद जो हुआ वह अमेरिकी इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमय अपराधों में से एक बन गया। 14 फरवरी 1930 की सुबह मोरान के गैंग के 7 सदस्य नॉर्थ क्लार्क स्ट्रीट पर स्थित एक गैरेज के अंदर थे, यह जाने बिना कि वे घात लगाकर किए जाने वाले हमले का शिकार बनने वाले हैं। सुबह करीब 10:30 बजे 4 लोग पुलिस की वर्दी में गैरेज में घुसे। उनके हाथों में थॉमसन सबमशीन गन्स थीं। गैंगस्टर्स ने इसे एक सामान्य पुलिस रेड समझा और दीवार की ओर मुंह करके लाइन में खड़े हो गए। फिर अचानक गोलियां चलने लगीं। 70 से अधिक राउंड फायर किए गए, जिससे गैंगस्टर्स गोलियों से छलनी हो गए। हत्या इतनी निर्मम थी कि कुछ शवों की पहचान करना भी मुश्किल था। मृतकों में से एक फ्रैंक गुस्सनबर्ग था, जो हमले के कुछ मिनटों बाद तक जीवित था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि हमला किसने किया, तो उसने बस इतना कहा, मुझे किसी ने नहीं मारा, और फिर उसकी मौत हो गई। जब असली पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक भयावह दृश्य देखने को मिला। गैरेज की फर्श खून से सनी हुई थी और शव इधर उधर पड़े थे। लेकिन अपराधी कौन थे, इसका कोई ठोस सुराग नहीं था। चश्मदीदों ने बताया कि पुलिसकर्मी 2 आम नागरिकों के साथ वहां से निकल गए, जिससे यह एक असली पुलिस छापे का आभास हुआ। लगभग तुरंत ही शक की सुई अल कैपोन की ओर घूम गई। हालांकि अपराध सरगना के पास एक परफेक्ट एलिबी थी, वह उस समय फ्लोरिडा में था। हर कोई मानता था कि उसने इस हत्याकांड की साजिश रची थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत कभी नहीं मिला। यह मामला आज भी अनसुलझा है। सेंट वैलेंटाइन डे नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस अपराध की बर्बरता ने जनता को भयभीत कर दिया और सरकार पर संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा दिया। हालांकि कैपोन कुछ वर्षों तक और सत्ता में बना रहा, लेकिन इस हत्याकांड ने उसके पतन की नींव रखी। 1931 में उसे हत्या के लिए नहीं,
बल्कि कर चोरी के आरोप में दोषी ठहराया गया। यह नरसंहार अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात अनसुलझे अपराधों में से एक बना हुआ है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब गैंगस्टर्स सड़कों पर राज करते थे और कानून व्यवस्था कमजोर थी। यह वह समय था जब सत्ता की माप बंदूकों और खून से की जाती थी। आज भी, लगभग एक सदी बाद, सेंट वैलेंटाइन डे नरसंहार एक रहस्य बना हुआ है। इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या वास्तव में कैपोन इसके पीछे था, या यह अंडरवर्ल्ड के भीतर की आपसी लड़ाई थी? एक बात तो तय है, यह वह दिन था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और ऐतिहासिक अपराध कहानियों के अपडेट मिलते रहें।